Everyone, welcome to Knowledge Adda. Myself Pragya. Today we deal with some bloody condition, means the condition which is overall connected with the blood. हमें पता है कि हमारा जो गायनिकोलॉजी ऑब्स्टेटिक्स जो है ये एक हमारा ब्लडी बिजनेस है. ब्लडी बिजनेस का मतलब हम लोगों को ब्लड से बिजनेस करना है, या यहाँ पे बिज़नेस का मतलब ये नहीं है कि हम व्यापार कर रहे हैं. बिज़नेस का मतलब हमारा जो काम है वो ब्लड से रिलेटेड है. तो हमारे इस काम में सबसे पहला एक जो हमारा आता है वो APH आता है जब हमारी प्रेगनेंसी शुरू होती है. ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कंडीशन हमारे वर्स होते हैं वो किसकी वजह से होता है? जब हमें ब्लीडिंग होने लगती है. ठीक है, जब प्रेग्नेंट मदर को ब्लीडिंग तो वहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी वॉश हो जाती है. ठीक है, कि मदर जो है वो थोड़ा सिक होने लगी है. सिक इन द सेंस कि उसको ज़्यादा केयर कंसर्न की ज़रूरत है. ओके, तो इसमें हमारे दो कंडीशंस आते हैं, APH एंड PPH. अब APH क्या है? APH होता है एंटी पार्टम हेमरेज. एंटी का मतलब पहले, डिलीवरी हुई नहीं है, डिलीवरी से पहले अगर मदर को ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है, ब्लीडिंग पर वेजाइनम आफ्टर 20 वीक्स जेस्टेशन, मतलब 20 हफ्ते हो चुके हैं प्रेगनेंसी के, बट अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है. ओके, 20 हफ्ते के बाद जब तक डिलीवरी नहीं हुई है वो अगर उस ड्यूरेशन में ब्लीडिंग होती है तो उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं. एंड डिलीवरी के बाद, ठीक है, प्लेसेंटल एक्सपल्शन हो गया, उसके बाद जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हम पोस्ट पार्टम हेमरेज, मतलब पोस्ट बाद में हो रहा है. ये हमारा डिफरेंस होता है एंटी एंड पोस्ट में. ओके, तो एंटीपार्टम क्या है? ऑब्स्टेटिक्स हेमरेज रिमेन्स. ठीक है, ये क्या है? वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ मैटरनल डेथ. अब ये मैटरनल डेथ का APH कारण कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि मदर को ब्लीडिंग होने लगी, हमने उतना ध्यान नहीं दिया या हम किसी छोटी क्लिनिक पे लेके चले गए. ठीक है, अगर हम गांव की एरियाज़ का देखें तो वो दाई लोगों को बुलाते थे पहले, वो हॉस्पिटल में ले जाना उतना प्रेफर नहीं करते थे, तो उनके पास उतना ज़्यादा मेडिसिन नहीं होता था. मदर भी डेथ हो जाती थी एंड जो हमारा बेबी आने वाला रहता था वो भी ख़त्म हो जाता था या एक्सपायर हो जाता था फीटस हमारा. ठीक है, बट अगर हम उसको सही टाइम पे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसको प्रॉपर केयर मिलती है, मेडिकेशन मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है, तो हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं. एंड मदर भी नॉर्मल हो सकती है, हेल्दी हो सकती है, एंड बेबी भी नॉर्मल एंड हेल्दी हो सकता है. ओके, सो ऑब्स्टेटिक्स हेमरेज रिमेन्स one of the major causes of maternal death in developing countries and the cause up to 50% of the estimated 5 lakh maternal death that occurs globally each year. ठीक है, हर साल 5 लाख मदर की डेथ बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग APH के कंडीशन में होती है. ओके, APH is a serious complication of pregnancy occurring within the third trimester. मोस्टली ये कौन से ट्राइमेस्टर में हो रहा है? थर्ड ट्राइमेस्टर में. It is associated with significant maternal and fetal morbidity and mortality. Common causes of antepartum hemorrhage and bloody show associated with the labor, placenta previa, placental abruption. Rare cases include vasa previa. Okay, so many कॉजेज़. ठीक है, बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमें APH हो रहा है. ठीक है, उसमें प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, वैसा प्रीविया होता है, ब्लडी शो हो सकता है. अगर ब्लडी शो आ रहा है हम
पहले स्पॉटिंग ही होगी तो हमें डॉक्टर से बात करनी है, उसको बताना है, ताकि वो क्या कर सके, हमें अर्ली, ठीक है, हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके एंड हमारी जो कंडीशन वर्स होने वाली है वो बच जाए, ठीक है। ब्लीडिंग पर वेजाइनम आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेट्स क्लोज टू 4% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी एंड इज अ मेडिकल एमरजेंसी। एपीएच को हम क्या बोल रहे हैं, मेडिकल एमरजेंसी। मेडिकल एमरजेंसी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें मैटरनल डेथ भी हो सकती है। वन ऑफ 3 लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू पेरीनेटल लॉस। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर क्या, पेरीनेटल लॉस हो जाता है, जो हमारा बच्चा है उसको हम लॉस कर देते हैं। अब हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिमाग में हमारे क्वेश्चन और आ रहा है कि एपीएच में क्या कंडीशन होती है कि एपीएच हो जाता है और पीपीएच में क्या होता है। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड हम जब देख रहे हैं एपीएच में, तो प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्सियो प्लेसेंटा, वैसा प्रीविया, रप्चर ऑफ मार्जिनल साइनस ऑफ प्लेसेंटा एंड अनक्लासिफाइड, ठीक है। तो ये हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया हो रहा है, जो प्लेसेंटा है उसका इम्प्लांटेशन फ्रंट हो रहा है, मार्जिनल हो रहा है, लो लाइंग हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, ठीक है। एब्रप्सियो प्लेसेंटा है, वैसा प्रीविया है, क्या कंडीशन है। तो जब हमें स्लाइट ब्लीडिंग होगी या स्पॉटिंग होगी तो हमें डॉक्टर को जब हम बताएंगे तो यूएसजी करेगी, प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा। अगर उससे भी रूल आउट नहीं होता है तो एमआरआई किया जाता है, ताकि हम क्लियर आउट, वैसे हम यूएसजी से क्लियर आउट कर सकते हैं कि प्लेसेंटा कहाँ पर इम्प्लांट हो रहा है, कहाँ की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो। उस पर जब कॉन्ट्रैक्शंस लगेंगे तो उससे क्या होगा, वो रप्चर होने लगेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीआरओम, ठीक है। पीआरओम हम एक कंडीशन ले सकते हैं, इसमें प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है, ठीक है, उससे भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। एंड अब हम पीपीएच का देखते हैं, तो पीपीएच में ब्लीडिंग के क्या केस रहते हैं, हाइपर टेंशन, या जो अंदर प्लेसेंटा की जो एक्सपल्शन है उसकी वजह से हो सकता है उसका कोई पार्ट अंदर रह गया हो, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही हो बीपी में, उसकी वजह से, या हमने कोई मेडिसिन, अगर हमने प्रॉपर मेडिसिन नहीं लगाया या हमने प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रूमेंट जब यूज़ किया तो हमने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया, उससे इंजरी हो गई। इन सारी कंडीशन में अगर दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे एक जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो इक्वल चलता है, 500 नॉर्मल, सिजेरियन में 1000, अगर इतना ब्लीडिंग हो जाता है तो हम उस कंडीशन को थोड़ा क्रिटिकल समझने लगते हैं, ठीक है। हमें तुरंत उस पर ध्यान देना है इससे पहले कि वो उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो। कॉजेज़ क्या क्या हैं, जो लोकल फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो सर्वाइकल पॉलिप्स, ब्लीडिंग सर्वाइकल इरोजन, कार्सिनोमा सर्विक्स, कार्सिनोमा कैंसरस, ठीक है। तो आपने देखा होगा जिसको कैंसर, सर्विक्स कैंसर होता है, यूट्रस कैंसर होता है, उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए मना कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें अब हम फर्स्ट एज में इसमें मैनेजमेंट क्या करते हैं, क्या मैनेजमेंट करके हम मदर को बचा सकते हैं। तो हम मदर कोई नहीं, हमारे पास कोई भी पेशेंट अगर इस कंडीशन में आता है, ठीक है, कोई भी पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सिक हो रहा है, जब हम उसका हमें सबसे पहले जब तक ये हमें जैसे पता चलता है कि हमारा जो पेशेंट है वो क्या हो रहा है, शॉक में जा रहा है, ठीक है, तो हमें फटाफट उसको क्या करना है, 2 कैनुला लगाना है, वाइट बोर कैनुला यूज़ करना है। एंड कैनुला लगाते ही हमको उसी टाइम पे, क्योंकि हमारा जो कैनुला है वो फ्रेश होता है, हमें उसी कैनुला से ब्लड सैंपल ले लेना है, ठीक है। तो ब्लड सैंपल हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हम उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा सकें, ठीक है। उस मदर को, उसका मदर का हम HB लेवल पता कर सकते हैं, उसको हम तुरंत क्रॉस मैचिंग के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए भेज देंगे ब्लड बैंक में कि हमारे पास ऐसा ऐसा पेशेंट आया है, प्लीज़ इसका ब्लड ग्रुप रूल आउट करिए एंड 2 यूनिट या 1 यूनिट ब्लड आप अरेंज करके रखिए, बिकॉज
हो सकता है हमें कभी भी ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करने की इमरजेंसी आ जाए, तो हमें तुरंत ब्लड सैंपल सेंड करना है। ठीक है, हमें तुरंत क्या करना है, आईवी सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है, ताकि उसका जो डिहाइड्रेशन हो रही है, जो उसके बॉडी में फ्लूइड इम्बैलेंस हो रहा है, वो हम मैनेज कर पाएँ। तुरंत हमें क्या करना है, मदर को ऑक्सीजन पे 100% ऑक्सीजन, ठीक है, 100% ऑक्सीजन मतलब हम नॉर्मली 2 लीटर ऑक्सीजन पे नॉर्मल चलाते हैं। ठीक है, फिर जो टेम्परेचर है वहाँ का वो थोड़ा सा वार्म होना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि मदर की बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो हमें उस रूम का एसी वगैरह ऑफ़ कर देना है, एंड हमें मदर को ब्लोअर प्रोवाइड करना है, ताकि जो उसकी बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो सके। हमें उसके बाद कैथेटर लगाना है। ठीक है, कैथेटर हमें क्यों लगाना है, बिकॉज़ मदर बार बार उठ के बाथरूम नहीं जा सकती है, वॉशरूम नहीं जा सकती है। तो अगर उसका ब्लैडर फुल होता जाएगा तो उसकी वजह से भी उसको एंजाइटी होगी, इरिटेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हमें हर 5-5 मिनट पे मदर के पल्स को चेक करते रहना है, ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना है। ब्लड प्रेशर के लिए हम मॉनिटर भी अटैच कर सकते हैं, एंड हमें मैनुअली भी उसको चेक करते रहना है। ठीक है, अब हमने कैथेटर लगा दिया। कैथेटर लगाने का हमारा एक फ़ायदा और हुआ कि हम उसका आउटपुट भी मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब हमने 500 पता चल जाएगा कि जितना इसका इनटेक जा रहा है इतना उसका आउटपुट आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हमें फर्दर ट्रीटमेंट्स उसको देने हैं कि ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से इतना इनटेक लेने के बाद भी इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट हमने देख लिया, अब इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में मैंने अभी बताया। ठीक है, तो क्रॉस मैच के लिए 2 यूनिट ब्लड लेना है, सीबीसी करवाएंगे, पीटीटी कराएंगे, पीटीसीटी कराते हैं। ठीक है, इसमें हम सीरम क्रिएटिनिन चेक करवाते हैं। ठीक है, यूरिन एनालिसिस होता है। यूरिन एनालिसिस हम क्यों करते हैं, प्रोटीन लेवल चेक करने के लिए। आरबीसीज चेक होती हैं। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सबसे कॉमन होता है। अगर हम आरएच टेस्ट कराते हैं कि मदर जो है वो आरएच पॉजिटिव है या आरएच निगेटिव है। आरएच निगेटिव है तो ठीक है, आरएच पॉजिटिव है तो हमें उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन में कराते हैं। कोई भी मदर अगर हमारे पास आती है, चाहे वो एपीएच की हो, पीपीएच की हो, प्लेसेंटा प्रीविया की हो, वैसा प्रीविया की हो, ब्रेस्टियो प्लेसेंटा की हो, ठीक है, सर्वाइकल पॉलिप्स की हो या सर्वाइकल कार्सिनोमा की हो, हमें यही इन्वेस्टिगेशन उसकी, ये हमारा एक नॉर्मल कॉमन प्रोटोकॉल है आईसीयू का, जिसको हमें फॉलो करना है ताकि हम आगे चल के परेशान ना हो पाए। फिर हम मैनेजमेंट ऑफ एपीएच में क्या देखेंगे, कॉल फॉर हेल्प। कभी भी एपीएच का कंडीशन मदर को होता है या उस कंडीशन में मदर जा रही है, तो हमें कभी भी उस पेशेंट को अकेले हैंडल नहीं करना, हमें हेल्प बुलानी है। क्योंकि हो सकता हो हमें तुरंत पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़े, हमें उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट पर डालना पड़े। तो एक अकेला इंसान कभी भी पेशेंट को वेंटिलेटर पर नहीं डाल सकता या उसकी हेल्थ को मैनेज नहीं कर सकता। तो हमें तुरंत हेल्प बुलानी है। कीप वुमेन एनपीओ, हमें मदर को ओरली कुछ नहीं देना है, उसको एनपीओ नील पर ओरल कर देना है। एनपीओ का क्या फुल फॉर्म है, नील पर ओरल, हमें उसको कुछ नहीं देना है। जो भी सप्लीमेंट्स जा रहे हैं, जो भी उसकी बॉडी में मेंटेन होगा, वो किसके थ्रू होगा, फ्लूइड के थ्रू होगा। नो डिजिटल एग्जामिनेशन अंटिल प्लेसेंटा प्रीविया इज रूल्ड आउट, हमें कोई डिजिटल इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी, एग्जामिनेशन नहीं करानी। डिजिटल एग्जामिनेशन में क्या हो जाता है, हमारा वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, अब हमने ट्रांसड्यूसर क्या किया, वेजाइना में इंसर्ट कर दिया चेक करने के लिए कि क्या कंडीशन है। और अगर वो केस प्लेसेंटा प्रीविया का रहा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वो लो लाइंग है, कम्प्लीटली लो क्लियर आउट नहीं हो जाता कि प्लेसेंटा प्रीविया है या नहीं, हमें कोई डिजिटल एग्जामिनेशन नहीं करानी है। और ये चीज़ कैसे क्लियर होगी, हमारा नॉर्मल यूएसजी के थ्रू। कॉन्करेंट इवैल्यूएशन है रिसक्सिटेशन, हमें प्रॉपरली उसका हेल्थ को देखते रहना है, वाइटल्स को चेक करते रहना है। और अगर हमें पेशेंट को रिसक्सिटेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें करना है। मैटरनल रिसक्सिटेशन इज़ द बेस्ट फीटल रिसक्सिटेशन। ठीक है, अगर मदर को हम रिवाइव करते हैं तो उससे क्या होगा, जो बेबी है वो भी रिवाइव होगा। ठीक है, वो उसको भी प्रॉपर फिर मैटरनल एवैल्यूएशन करेंगे हम। ठीक है, हमें पहले ही हिस्ट्री सब कुछ नहीं लेनी है,
मदर से कि आप मदर से क्वेश्चन पूछने लगो क्या हुआ था क्या नहीं, पहले हमें उसको नॉर्मल करना है, वरना हमारा इंटरव्यू लेते लेते ही पेशेंट एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, जब हमें लगता है कि अब थोड़ा सा मदर कंफर्टेबल हो रही है या उसका जो वाइटल्स है वो थोड़ा सा मैनेज हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, तो उसके बाद उसके जो घर वाले रहेंगे उनसे हमें हिस्ट्री लेनी है। ओके, हिस्ट्री में हमें ट्रॉमा इंटरकोर्स वगैरह लेना है। समटाइम्स क्या होता है ट्रॉमा में, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, और इंटरकोर्स में फोर्सफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, इसकी वजह से समटाइम्स क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो पार्टनर होता है वो फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वो। ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्लेसेंटा है अगर वो लो लाइंग होगा तो वो रप्चर हो जाएगा, या उसके साथ ह्यूमिलेशन हो रहा है। ठीक है, कोई पेन तो आपको नहीं, पेन कितना हो रहा है, किस लेवल तक का पेन हो रहा है आपको। फीटल मूवमेंट हमें क्यों पूछते रहना है, ताकि हम ये क्लियर आउट कर सके जो अंदर फीटस है वो लाइव है या नहीं है। अगर बच्चा मदर्स कंप्लेन करती हैं कि बच्चा घूम नहीं रहा है। ठीक है, फिर हमें प्रीवियस एएनसीज देखनी है, उसकी जो एनसी कार्ड वगैरह होता है, ठीक है, मदर चाइल्ड कार्ड होता है, उसको चेक करना है कि उसमें पुराने डॉक्टर ने क्या बताया है क्या नहीं बताया है। उसका यूएसजी चेक करना है कि जो उसके पुराने यूएसजी थे वहाँ उस टाइम पे ये रूल आउट क्यों नहीं हुआ कि उसका जो प्लेसेंटा है वो कहाँ पे इम्प्लांट है। ठीक है, अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक एचटी, पास्ट ऑब्स्टेटिक्स हिस्ट्री, हमें उसकी पूरी पास्ट हिस्ट्री लेनी है कि अगर पहला बच्चा ये दूसरा बच्चा है तो पहले बच्चे के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन आई थी या नहीं आई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। ओके, और इसको ऑलरेडी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या नहीं है, या इनके घर में किसी को, हमें फैमिली हिस्ट्री भी लेनी है, इनके घर में किसी को ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, कैंसर की प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर्विक्स का कैंसर है, हम पहले रूल आउट नहीं किए हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें पूछनी है। फिर मैटरनल हेमोडाइनमिक असेसमेंट, हमें जो उसका हेमोडाइनमिक है उसको प्रॉपर असेसमेंट करते रहना है। क्लिनिकल साइंस में भी मिसलीडिंग, एसेस यूरिन आउटपुट एंड सीवीपी कैथेटर। ठीक है, हमें सीवीपी कैथेटर जो है उसको एसेस करते रहना है, ये जो यूरिन आउटपुट है उससे हम क्लियर आउट कर सकते हैं। फिर ट्रीट शॉक, अब हम अगर शॉक का भी मैंने आपको बताया कि हम कैसे शॉक को मैनेज कर सकते हैं, फ्लूइड को बॉडी में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके। तो हमें उसके लिए आईवी लाइन चाहिए, आईवी लाइन से हम ताकि जो सॉल्यूशन है हमारा आरएल है, एनएस है, डीएनएस है, वो हम उसको ट्रांसफ्यूज़ कर सके। ठीक है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन देना है, करेक्ट कोगुलोपैथी, जो उसके बॉडी में कोगुलोपैथी हो रही है उसको हमें करेक्ट करना है। ठीक है, फिर ये हमारा सीवियरिटी ऑफ ब्लीडिंग में है कि कितने लेवल तक का ब्लीडिंग होगा तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, ओके, जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आया है प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे पूछिएगा। अगर मेरी कहीं पे आपको फॉल्ट दिखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।